दोस्त और होस्ट लीला भट्ट के साथ चीनी कहानी कार्यक्रम। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है और आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट को। चीनी कहानी कार्यक्रम में आप सभी का बेहद स्वागत है। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं कहानी मयूर कुमारी, जिसके पिछले अंक में हमने सुना था कि मेंग बानचिया का राजकुमार चाओ शुतुन अपनी राजकुमारी की खोज में निकल पड़ता है, जहां उसकी मुलाकात गहागान से होती है, जो कि उसे उसकी राजकुमारी को ढूंढने में मदद करता है। गहागान की मदद से राजकुमार चाओ शुतुन को उसकी राजकुमारी नान मालोना, जो कि एक मोर कुमारी है, मिल जाती है। तो दोस्तों, कहानी में आगे क्या होता है, आइए जानने के लिए सुनते हैं कहानी का शेष भाग। बड़ी उत्कंठा के साथ अपनी उंगली से एक स्वर्ण अंगूठी उतारकर कहा, ओ प्रिय सुंदरी, इसे ग्रहण करो। साथ ही उसने नान मालोना की उंगली में वह अंगूठी पहना दी। नान मालोना ने भी अपनी छाती से एक रत्न जड़ित जेवर उतारकर चाओ शुतुन को दे दिया और कहा, इसमें आप अपनी प्रियतमा को हर वक्त देख सकते हैं। थोड़े समय बाद जब दोनों ने एक दूसरे को सगाई का वचन दे दिया, तो झील की सतह पर एक ही नाल पर कमल के 2 फूल खिले दिखाई दिए। फिर प्रेमी प्रेमिका ने बुजुर्ग गहागान को धन्यवाद दिया और चाओ शुतुन का तेजस्वी घोड़ा उसे भेंट करते हुए प्रार्थना की कि वह मंत्र सिद्ध अंकुश उसके स्वामी नागनाथ दाना को लौटा दे। क्या मेरा प्रियतम मुझे मोर का भेष लौटाने को अब भी तैयार नहीं है? नान मालोना ने हंसते हुए कहा। चाओ शुतुन ने झाड़ियों से कपड़ा निकालकर उसे दे दिया। नान मालोना ने अपना मोर का भेष पहन लिया और चाओ शुतुन का हाथ पकड़कर उड़ान भर दी। वे दोनों हवा से बातें करते हुए चाओ शुतुन के घर मेंग बानचिया की ओर रवाना हो गए। युवा राजकुमार की रोमानी प्रेम कहानी लोगों को उल्लासित करने वाली चर्चा का विषय बन गई। हर व्यक्ति बेहद खुश था कि परी से सुंदर कुमारी उनके राजकुमार की पत्नी बनने जा रही है, लेकिन बेईमान मंत्री महासेना इनकी गिनती में नहीं था। वह बहुत गुस्सा था क्योंकि उसकी बेटी को ठुकरा दिया गया था और इसलिए उसने दुश्मनी का रुख अपना लिया था। उसने एक तरफ यह विवाह टालने के लिए नान मालोना को पिशाचनी कहकर राजा को भ्रम में डालने की कोशिश की और दूसरी तरफ पड़ोसी देश मंग शुगांग नागमा के राजा को एक गुप्त संदेश भेजा, जिसमें उसने नान मालोना के सद्गुणों व सौंदर्य का बखान करते हुए यह भी लिखा कि वह अगर इस कन्या का अपहरण करने अपनी सेना यहाँ भेज दे तो वह उसकी मदद करेगा। शुरू में राजा इस बात से असहमत था कि अजनबी लड़की उसकी बहू बने, लेकिन जब उसने देखा कि उसके बेटे से नान मालोना के बिना रहा नहीं जाएगा, तो उसने विवाह की अनुमति दे दी। जहाँ तक महारानी की बात थी, वह तो पहली मुलाकात में ही नान मालोना को चाहने लगी, इसलिए ज्यादातर मंत्रियों के समर्थन से शादी का शुभ दिन निश्चित कर लिया गया और उसकी तैयारियां भी जोर शोर से शुरू हो गई। पड़ोसी देश मंग शुगांग नागमा का राजा एक निरंकुश शासक और लोलुप व विषयानुरागी व्यक्ति था। जब उसने नान मालोना के बारे में देशद्रोही महासेना का उत्तेजनापूर्ण संदेश पत्र पढ़ा, तो तुरंत अपनी फौजें एकत्र करके मेंग बानचिया पर धावा बोलने का हुक्म दे दिया। ठीक विवाहोत्सव के दिन गहरी रात में राजा बागलाते को अपने संदेशवाहक से खबर मिली कि देश के सीमावर्ती क्षेत्र पर दुश्मनों ने हमला कर कब्जा कर लिया है। इससे लोगों में बड़ी घबराहट फैल गई। रात में चाओ शुतुन ने अपनी नवविवाहिता पत्नी से विचार विमर्श करके तय किया कि वह राजा की अनुमति से एक फौजी टुकड़ी साथ लेकर आक्रमणकारियों का प्रतिरोध करने जाएगा। राजा ने अनुमति दे दी और चाओ शुतुन ने फौजी टुकड़ी के साथ तुरंत मोर्चे की ओर कूच कर दिया। चाओ शुतुन के चले जाने के बाद उस दुष्ट मंत्री ने
राजा को युद्ध की स्थिति के बारे में झूठी खबर देकर डराने की भरसक कोशिश की। उसने कहा कि राजकुमार की फौजों को पीछे हटना पड़ रहा है और युद्ध में हार निश्चित है। राजा बागलात्य यह सुनते ही हताशा से स्तब्ध रह गया। उसकी हालत उस आहत बटेर की तरह हो गई जिसकी जान थोड़ी सी हलचल से भी निकल सकती थी। उसी रात राजा ने एक बहुत भयानक स्वप्न देखा जिसे वह जागने पर भी भूल ना सका। दूसरे दिन सुबह उसने मंत्रियों को बुलाकर अपना स्वप्न बताया और उनसे उसकी व्याख्या करने को कहा। राजा का आदेश पाते ही उसके प्रधान पुरोहित ने, जिसकी दुष्ट मंत्री महासेना से साठगांठ थी, सामने आकर कहा कि यह सब एक पिशाचिनी की करामात है जो इस शहर को दुश्मन के हवाले करने को तैयार है। पिशाचिनी कहाँ है वह? राजा ने पूछा। आपके महल में, लेकिन आपके इस क्षुद्र सेवक में इससे ज्यादा कहने का साहस नहीं है। लेकिन ऐसे कठिन समय में तुम्हें साफ साफ बताना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। राजा ने आदेश दिया। उस पुरोहित ने राजा से 3 बार क्षमा मांगी, मानो वह राजा की नाराजगी के डर से कहना ना चाहता हो। पिशाचिनी कोई और नहीं, नान मालोना ही है, वह बोला। राजकुमार की पत्नी ने ही हम पर यह मुसीबत बरपा की है। अगर हम उससे छुटकारा ना पा सके तो पता नहीं भविष्य में और क्या क्या भुगतना पड़ेगा। राजा यह सुनकर भय से स्तब्ध रह गया। उसकी समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। राजा की भयाकुलता पर महासेना बहुत खुश हुआ। उसने इस मौके का फायदा उठाकर नान मालोना के खिलाफ राजा के कान भर दिए और बुद्धि भ्रम में पड़े राजा की तरफ से ऐलान कर दिया, 1 सप्ताह बाद प्रेत पूजा का दिन आएगा। नान मालोना की सभी निजी वस्तुएं तुरंत जब्त करके उसे बंदी बना लिया जाए और उस दिन उसकी बलि दे दी जाए। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं मयूर कुमारी, जो कि ताई लोक कथा है। महारानी ने नान मालोना को यह भयावह खबर सुनाई और भागने में उसकी मदद करने के लिए उसका मोर का भेष अपने पास रख लिया। बेचारी नान मालोना ने राजा से बहुत अनुनय विनय किया, लेकिन उसने उसकी एक ना सुनी। तुम मेरे राज्य और मेरे बेटे के लिए साहस के साथ अपने प्राण दे दो, राजा ने उत्तर दिया। भग्न हृदय नान मालोना रोती कलपती रही और चाव शुथुन की बाट जोहती रही कि वह वापस आकर उसे इस घोर विपत्ति से बचा ले। उधर चाव शुथुन ने दुश्मन को पराजित करके पीछे खदेड़ दिया था और अपनी फौज के साथ विजय पूर्वक घर लौट रहा था, लेकिन प्रेत पूजा के दिन तक वह वापस नहीं आ सका। नान मालोना को वध स्थल पर लाया गया। उसके शानदार कपड़े की धज्जियां उड़ चुकी थी। उसने अपने भागने की योजना पहले से ही बना रखी थी, लेकिन चाव शुतुन से सदा के लिए जुदा होने का दुख उसके आंसुओं का रुकने नहीं दे रहा था। जब उसको राजा और रानी के सामने से लाया जा रहा था, तो उसने मुड़कर उनसे अपनी अंतिम इच्छा पूरी करने की विनती की। ओ आदरणीय राजा और रानी, वह बिलखते हुए बोली, आप हमेशा के लिए विदा होने के पहले मुझे यह अनुमति दें कि मैं मोर का भेष पहनकर आप लोगों के सामने अपना नाच दिखाऊं। राजा बागलात्य का दिल पसीज गया और उसने उसकी अंतिम इच्छा मंजूर कर ली। रानी ने नान मालोना का मोर का भेष लाकर उसको दिया और रक्षक ने भी उसके बंधन खोल दिए। नान मालोना ने अपना मोर का भेष पहन लिया। धीरे धीरे उसने अपना नाच शुरू किया। उस समय वह बड़ी कमनीय लग रही थी। उसके अंगों के हिलने के साथ साथ उसके रंग बिरंगे मोर के भेष की चमक लोगों की आंखों के सामने रह रहकर कौंध उठती थी। यहाँ तक कि उसका नया भिराम नृत्य देखते देखते पाषाण हृदय भदिक भी सम्मोहित सा खड़ा रह गया।
मानो इस नाच से उसकी आत्मा शुद्ध व स्वच्छ हो गई हो और वहां मौजूद लोग केवल एक सुंदर नर्तकी की आकर्षक कला देखने के अलावा बाकी सब कुछ भूल गए। तभी नान मालोना, जो धीरे धीरे मोर का रूप धारण कर चुकी थी, अचानक आकाश में उड़ गई। देशद्रोही मंत्री ने राजा से फौरन अनुरोध किया कि वे नान मालोना को मारने का आदेश दें, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। नान मालोना उनकी पहुंच से बाहर हो गई और देखते ही देखते ओझल हो गई। देखिए महाराज, सचमुच पिशाचनी है पिशाचनी, वह भाग गई है, दुष्ट मंत्री ने जानबूझकर उत्तेजित होकर कहा। महासेना का प्रलाप अभी खत्म भी नहीं हो पाया था कि एक घुड़सवार योद्धा ने मोर्चे से आकर राजा को विजय की खुशखबरी दी। राजा अब भी स्तंभित सा बैठा था, इसलिए उसने उस जवान से बारंबार पूछा कि वह क्या खबर लाया है। आपके बेटे राजकुमार ने शाही फौज लेकर दुश्मनों को मार भगाया है, हमारी विजय पताका शान से लहरा रही है, जवान ने दोहराया। राजा ने धोखेबाज मंत्री महासेना पर एक नजर डाली, जिसने फौरन अपना सिर झुका लिया। अब राजा के सामने सारी बातें बिल्कुल साफ हो गई। अगले ही क्षण वहां बैठे तमाम लोगों ने उठकर जय जयकार करते हुए चाओ शुथुन के नेतृत्व में लौटने वाली विजयी फौजों का स्वागत किया। एक दरबारी गायक ने उनका गुणगान करते हुए यह गीत भी गाया। मीठा है, सख्त कवच ही उसकी रक्षा करता है। हम मेघपान चावासी बिताते सुखमय जीवन हैं, वीर व साहसी चाओ शुतुन ही हमारे रक्षक हैं। यह गौरव तो सुंदर नान मालोना को मिलना चाहिए, चाओ शुतुन ने हंसते हुए कहा। उसकी ही रणनीति के फलस्वरूप दुश्मन को पराजित किया गया है। आइए इस गौरव को स्वीकार करने के लिए हम लोग नान मालोना को बाहर बुलाएं। यह सुनते ही राजा का चेहरा एकदम फीका पड़ गया। वह कितना नासमझ था जो एक निर्दोष लड़की के साथ इतना बड़ा अन्याय कर बैठा। दुनिया में उस जैसा मूर्ख शायद ही कोई और हो, जिसने भलाई को बुराई समझ लिया। दोनों बदमाश प्रधान पुरोहित व मंत्री अपने से चाओ शुथुन द्वारा बदला लिए जाने के भय से कंधे झुकाकर वहां से चुपचाप खिसक गए तथा वहां मौजूद अन्य लोग व योद्धा राजकुमार की खूबसूरत पत्नी को याद करके सिर झुकाकर चुपचाप आंसू बहाने लगे। राजकुमार के बोलने के बाद किसी ने भी अपना मुंह नहीं खोला था, इसलिए वह इस खामोशी पर बड़ा घबराया। यह क्या मामला है? उसने भय से पूछा। क्या हुआ? आखिर क्या हुआ? राजा और रानी ने दुखी हृदय से चाओ शुथुन को सारी दास्तान सुनाई। उस समय वे दुख और शर्म के मारे ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे। यह समाचार चाओ शुथुन के लिए एक आकस्मिक वज्रपात के समान था, या मानो तपते हुए अंगारों पर पानी पड़ गया हो। चाओ शुथुन पहले लड़खड़ाया और अगले ही क्षण बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अर्ध बेहोशी की अवस्था में वह रह रहकर अपनी प्रेमिका का नाम बुदबुदाता रहा। फिर उसने रत्न जड़ित जेवर को निकालकर गौर से देखा, जिसे सगाई के समय नान मालोना ने दिया था। हाँ, नान मालोना ने ठीक ही कहा था। जेवर के रत्न में उसे नान मालोना दिखाई दी। वह मुनि पालाशी के सामने बैठी हुई थी तथा उसका चेहरा आंसुओं से तर था। चाओ शुथुन के हृदय में अचानक टीस सी उठी और वह फिर मूर्छित हो गया। जब वह होश में आया तो उसका दिल गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन उसने अपने को संयम में रखकर यह संकल्प किया कि वह कुछ और करने से पहले नान मालोना को तलाश करेगा। वह किसी की बात न मानकर अपने वेगवान घोड़े पर सवार हो लिया और नान मालोना को ढूंढने के लिए लांगसेना झील की ओर बिना रुके दिन रात बढ़ता रहा। झूठे आरोप व अपने साथ निर्दयतापूर्ण बर्ताव के कारण नान मालोना को अत्यंत दुख के साथ पति का घर छोड़ना पड़ा था।
अपनी जन्मभूमि मेंगवोतोंग मैन की ओर उड़ते हुए उसे अपने प्यारे माता पिता और बहनों की याद आई, जिन्हें उसने एक लंबे समय से नहीं देखा था। अपने पति चाओ शुथुन के प्रेम व निष्ठा पर उसको पूरा विश्वास था और वह जानती थी कि जब तक वह उसका ढूंढ नहीं लेगा तब तक चैन से नहीं बैठेगा। लेकिन यह सोचते ही वह और व्याकुल हो उठी, क्योंकि वह जानती थी कि उस तक पहुंचने के रास्ते में चाओ शुथुन को और अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। लांगसिना झील के ऊपर से उड़ते हुए उसकी भेंट मुनि पालाशी से हुई। उसने अपना बाजूबंद उतारकर मुनि को दिया और कहा, आप इसे चाओ शुथुन को दे दीजिएगा। उसको मालूम था कि चाओ शुथुन उसे ढूंढने के लिए वह अवश्य आएगा। वह आगे बोली, आप उसे बताएं कि अगर वह इसे पहन लेगा तो उसे ऐसा लगेगा मानो वह मेरे साथ ही जीवन बिता रहा हो, लेकिन उसे मेरा पीछा कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे का रास्ता उसके लिए बेहद ही खतरनाक होगा। आप उससे यह भी कहें कि वह मुझे तलाश करने की कोशिश न करे। इसके बाद नान मालोना रोती हुई फिर उड़ गई। उधर चाओ शुथुन अपने घोड़े को सर पर दौड़ाता हुआ बहुत से उपजाऊ मैदानों, घने जंगलों और ऊंची पहाड़ियों को पार करता गया। उसका वफादार घोड़ा बेहद थकान के कारण मर गया, लेकिन चाओ शुथुन रास्ते में झरनों के पानी से प्यास बुझाता और हाथ लगे शिकार से पेट की आग को शांत करता पैदल ही आगे बढ़ता गया। वह बेहद थकान के कारण गिर पड़ने पर ही केवल कुछ पल के लिए विश्राम करता। दिन पर दिन चलते चलते वह आखिर में लांगसिना झील के पास आ पहुंचा। यहाँ उसको नान मालोना से अपने प्रथम मिलन का दृश्य याद आया और वह रो पड़ा। उसके करुण रोदन से मुनि पालाशी का दिल पसीज गया और उन्होंने पास आकर उसे नान मालोना का बाजूबंद दिया। बाजूबंद हाथ में लेते ही उसका दुख और बढ़ गया तथा वह फूट फूट कर रोने लगा। थोड़े समय बाद कुछ स्थिर होने पर उसने मुनि से कहा कि अपनी प्रियतमा को ढूंढने का उसका संकल्प और दृढ़ हो गया है। यह सुनकर मुनि पालाशी बोले, यहाँ से नान मालोना के घर तक पहुँचने के लिए तुम्हें एक लंबा और बेहद कठिन रास्ता तय करना होगा। बीच में अनेक नदियाँ और ऐसे रेगिस्तान हैं जहाँ पैरों के नीचे की बालू खिसक जाने से आदमी उसमें धंस जाता है। उन्हें पार करना असंभव है। इसके अलावा तुम्हें अनेक अलंघ्य पर्वत और भयानक आदमखोर पक्षियों के रूप में बहुत सी बाधाओं और खतरों का सामना भी करना पड़ेगा। और अगर तुम सौभाग्य से मेंगवोतोंग बांध तक पहुंच भी गए तो वहां का राजा अर्थात नान मालोना का पिता तुम्हारी योग्यता व गुण पर वैसे ही संदेह करेगा जैसे तुम्हारे पिता ने नान मालोना पर किया था। लेकिन मैं जरूर जाऊंगा। चाओ शुथुन ने प्रतिज्ञा की, अगर मैं उसे ढूंढ नहीं पाया तो अपना पांव कभी पीछे नहीं रखूंगा। मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। पालाशी उसकी प्रेम निष्ठा व दृढ़ संकल्प को देखकर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उसकी मदद करने का निश्चय किया। मुनि ने एक बंदर को बुलाकर निर्देश दिया कि वह चाओ शुथुन को नान मालोना के घर ले जाए। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं मयूर कुमारी, जो कि ताई लोक कथा है। बंदर के मार्गदर्शन में चाओ शुथुन ने फिर अपना लंबा और कठिन सफर शुरू कर दिया। चलते चलते एक दिन वह नानमेन गाली काखांग नदी के किनारे पहुंचा, जिसका पानी इतना गर्म था कि धातु की चीज भी उसमें पिघल जाती थी। चाओ शुथुन ने पानी की गर्मी परखने के लिए अपनी तलवार उसमें डाल दी। पानी का स्पर्श करते ही तलवार की नोक पिघल गई। नदी के ऊपरी या निचले भाग में उस पार जाने के लिए उसको न तो कोई घाट दिखाई दिया, न ही कोई पुल। उड़कर नदी पार करने का सामर्थ्य तो उसका था नहीं, इसलिए वह नदी किनारे खड़े होकर
अधीर आंखों से उस पार ताकने लगा। सहसा पानी के ऊपर एक विशाल काला अजगर प्रकट हुआ, जो अपना सिर व पूंछ नदी के दोनों तटों पर टिकाए एक लंबा तंग पुल सा प्रतीत हो रहा था। वह चतुर विनोदी बंदर अजगर के शरीर पर तेजी से दौड़ता हुआ सामने के किनारे पर जा पहुंचा और उसके पीछे पीछे चाओ शुथुन ने भी वैसा ही किया। उनके पार पहुंचते ही वह अजगर गायब हो गया। चाओ शुथुन व उसका वफादार बंदर पश्चिम की ओर लगातार चलते रहे। एक दिन वे दोनों लड़ने भिड़ने वाले पहरेदार नामक 3 गगनचुंबी पर्वतों के पास पहुंचे। ये पर्वत पल पल एक दूसरे से टकराते रहते थे। चाओ शुतुन ने तरकश से तीर निकालकर अपने दिव्य धनुष पर चढ़ाया और पर्वतों के बीच की एक दरार को निशाना बनाकर चला दिया। सरसराते हुए तीर ने उन दोलायमान पर्वतों को जोर का धक्का देकर उनके बीच से एक अस्थायी रास्ता बना दिया। चाओ शुथुन और उसके मार्गदर्शक बंदर ने फौरन उस रास्ते से तेजी से गुजरकर पर्वत को पार कर लिया। उनके गुजरते ही तीनों पर्वत फिर आपस में टकराने लगे। बहुत लंबा रास्ता तय करने के बाद वे एक ऐसे विशाल रेगिस्तान में पहुंचे जहां हर समय रेतीली और पथरीली आंधी चलती रहती थी। पूरे दिन आंधी से संघर्ष करते हुए वे अंत में एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे आए, जिसकी विशाल टहनियां व घनी पत्तियां सूर्य की किरणों को नीचे नहीं आने देती थीं। बुरी तरह थके होने के कारण उन दोनों ने विश्राम के लिए पेड़ पर चढ़कर टहनियों के बीच पनाह ले ली। लेकिन उनको क्या मालूम था कि उसी पेड़ पर भयावह आदमखोर पक्षियों के जोड़े का घोंसला भी था। सहसा हवा के एक झोंके ने चाओ शुतुन को अर्ध निद्रा से जगा दिया। दरअसल हुआ यह था कि पक्षियों का जोड़ा अपने घोंसले में लौट आया था। नर पक्षी पूर्व में होने वाली भावी घटनाओं का पूर्वानुमान कर सकता था और मादा पक्षी पश्चिम की घटनाओं की भविष्यवाणी कर सकती थी। तुम्हारे द्वारा की गई भविष्यवाणी अब तक सही साबित नहीं हुई है, मैं ठीक कह रही हूँ ना? मादा पक्षी ने चुटकी ली। तुमने कहा था कि चाओ शुथुन आज ही यहाँ पहुँचेगा, मुझे तो इसका कोई चिन्ह तक दिखाई नहीं दे रहा। मगर मेरे अनुमान से वह नानमिन गाली का खांग नदी और लड़ने भिड़ने वाले पहरेदार पर्वतों को सकुशल पार कर चुका है और आज उसको यहाँ पहुँच जाना चाहिए। मैं तो अब भी वह स्वादिष्ट भोजन खाने के इंतजार में हूँ। नर पक्षी ने झुंझलाकर जवाब दिया। अचानक उसने अपना भारी भरकम सिर ऊपर उठाया और चिल्लाया, अरे मूर्ख, मैं किसी जीवित प्राणी की बू महसूस कर रहा हूँ। अरे हाँ, मैं भी, मादा पक्षी ने प्रफुल्लित होकर कहा। आओ हम नीचे जाकर देखें। दोनों पक्षी जमीन पर उतर आए और अपनी बदसूरत गर्दन तानकर इधर उधर सूंघते हुए तलाशने लगे। आतंकित चाओ शुथुन ने उनका मुकाबला करने के लिए तलवार हाथ में पकड़ ली। पक्षियों ने बंदर को ढूंढ लिया और झड़ाझड़ निगल लिया। कोई और चीज न मिलने पर दोनों पक्षी फिर घोंसले में वापस आ गए। आहा, केवल एक बंदर, यही है तुम्हारे हिसाब से पूर्व से आने वाला प्राणी? मादा पक्षी ने कहा। कल मेंगो तुंगबान का राजा, 7वीं राजकुमारी जो अभी अभी मंगबांचा से लौटी है, के स्वागत और मंगल कामना के लिए एक शानदार समारोह आयोजित करेगा। इस मौके पर 7 हाथियों, 100 भैंसों और 100 सुअरों को मारा जाएगा। हम क्यों ना वहां चलकर मांस और हड्डियों के भक्षण और रुधिरपान का आनंद लें? थोड़ी देर बाद दोनों भीमकाय पक्षी गहरी नींद में सो गए और चाओ शुथुन ने राहत की सांस ली। उसने सोचा, कल ये पक्षी मेरी प्रियतमा के घर उड़ जाएंगे। अगर मैं इस मौके का फायदा उठाकर उनमें से किसी एक के ऊपर चुपके से सवार हो जाऊं तो ठीक है। मैं अपनी पत्नी को पुनः देखने के लिए बड़े से बड़े खतरे को भी तुच्छ समझता हूँ। नान मालोना की याद आते ही उसके अंदर अपूर्व साहस पैदा हो गया। वह अपनी तेज धार वाली तलवार हाथ में थामकर चुपके से घोंसले के अंदर घुस गया। उसने पक्षी के पंख की आदमी जैसी
मोटी एक खोखली डंडी को काटा और सावधानी से रेंगकर अपने आप को उसमें छिपा लिया। अब यह आदमखोर पक्षी मुझे सीधे मेंगवो तोंगबान पहुंचा देंगे। यह सोचकर वह मन ही मन बेहद खुश हुआ। यह थी हमारी आज की कहानी मयूर कुमारी, जो कि ताय लोक कथा है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी, लेकिन अगले अंक में भी यह कहानी जारी रहेगी। तो दोस्तों, अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात इस कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, रखिए अपना ध्यान और दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट को इजाजत। नमस्कार, बाय बाय, जय जैन।